आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि भारत की विपक्षी पार्टियों को देश के मेड इन इंडिया संसद भवन से आखिर इतनी परेशानी क्यों है। भारत की 19 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यह ऐलान किया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे और इन पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें 5 बड़ी बातें लिखी हैं। उनका संयुक्त बयान भी मैं अभी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है, पहली बात, विपक्षी दलों को नए संसद भवन में संवैधानिक मूल्य नजर नहीं आते। दूसरा, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जिससे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान होगा और यह भारत के लोकतंत्र पर हमला है। और इस चिट्ठी में खास तौर पर यह लाइन लिखी है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि मौजूदा सरकार बिना किसी से विचार विमर्श किए असंवैधानिक फैसले लेती है और नए संसद भवन का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है जिसमें सभी सांसदों से उनकी राय नहीं ली गई। चौथा, इसमें यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते और वो संसद में देश के लोगों की आवाज उठाने वाले सांसदों की सदस्यता या तो रद्द कर देते हैं या उन्हें निलंबित कर देते हैं या फिर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यानी इस चिट्ठी में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और कहा गया है कि राहुल गांधी मतलब देश की आवाज। पांचवी बात इसमें लिखी है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद की इस नई बिल्डिंग से निष्कासित कर दिया गया तब ये सारे विपक्षी दल इसके उद्घाटन समारोह में जाना उचित नहीं समझते। इसलिए इन सभी पार्टियों ने संयुक्त रूप से इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया था उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अब विपक्षी दलों ने जो बड़ा मुद्दा बना लिया है वो ये कि राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान हो रहा है क्योंकि उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा और इससे विपक्षी दल बड़े नाराज हैं। उन्हें बड़ी ठेस पहुंची है कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो नया संसद भवन बना है ये हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम जैसी लेफ्ट पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी के अलावा इसमें केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी भी शामिल है। यह वही पार्टी है जिसका इतिहास मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है और भारत के विभाजन के बाद जब 1947 में भारत में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था तब इसके कुछ समय बाद ही भारत में नई मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इस पार्टी को उस समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। आज यही पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। एक और बड़ी बात यह है कि जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें कम से कम 10 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जाता है, यानी पारिवारिक पार्टियां हैं। और इसका मतलब यह भी है कि परिवारवाद से जुड़ी देश की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक साथ आ गई है। लेकिन इस एकजुटता का मतलब क्या है यह भी आज आपको समझना चाहिए और इसके लिए आज हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। इन सभी 19 विपक्षी पार्टियों के लोकसभा में कुल मिलाकर 143 सांसद हैं, यानी मौजूदा लोकसभा में जो 539 सांसद हैं उनमें से सिर्फ 27% यानी 143 सांसद इन 19 विपक्षी दलों के हैं, जबकि अकेले बीजेपी के लोकसभा में 56% यानी 301 सांसद हैं। और इस हिसाब से ये 19 विपक्षी दल मिलकर भी लोकसभा में बीजेपी के आसपास तक नहीं आते।
लेकिन अगर ये विरोधी पार्टियां उद्घाटन समारोह का बहिष्कार जो कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनके 143 सांसद नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आएंगे। इसके अलावा इन सभी दलों के राज्यसभा में भी कुल मिलाकर 97 सांसद है, 97, और ये सांसद भी अब उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो देश में लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल मिलाकर 700 सदस्य 777 सांसद हैं, उनमें से इन 19 विपक्षी दलों के 240 सांसद अब उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे, और यह संख्या 242 भी हो सकती है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बहिष्कार का समर्थन करती है। तो ओवैसी ने यह कहा है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत तो है, लेकिन इस लिहाज से नए संसद भवन का जो निर्माण है वो उचित है, ये सही है, लेकिन अगर इसका उद्घाटन सदन के लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं किया जाता तो फिर उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी आप ये मान लीजिए कि ओवैसी भी इन विपक्षी दलों की टीम में ही शामिल होने वाले हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल 2015 में ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई को सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, और फिर आपको पता चलेगा कि किस किस ने कहां रिश्वत ली है और सारा पैसा कहां पर रखा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस पार्टी के पास समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं और कहते हैं कि विपक्ष को एक साथ संयुक्त रूप से अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब पार्लियामेंट में यह बिल आएगा तो विपक्षी नेताओं को, सांसदों को इसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही एमनेस्टी इंडिया नाम के एनजीओ ने सरकार से 4 बड़े मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कहा है। इनमें पहला मुद्दा है राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगाए गए बैन को वापस लेना। यह बैन बीजेपी की सरकार ने लगाया था और यह पूरा मामला अभी देश की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यह एनजीओ चाहता है कि कर्नाटक की सरकार अपने स्तर पर ही राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगाया गया यह बैन हटा ले। दूसरा मुद्दा, गो हत्या के खिलाफ आए कानून की समीक्षा की जाए और इसे भी वापस लिया जाए, यानी गो हत्या पर जो कानून था रोकथाम के लिए वो भी खत्म कर दिया जाए। यह कानून भी बीजेपी की सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत कर्नाटक में गो हत्या को संगीन अपराध माना गया है, लेकिन यह एनजीओ चाहता है कि इस कानून की भी समीक्षा हो और हो सके तो इसे भी रद्द किया जाए। तीसरा मुद्दा धर्मांतरण से जुड़े उस कानून का है जो बीजेपी सरकार में आया था, और यह कानून कहता है कि राज्य में जबरदस्ती धर्मांतरण गैर कानूनी होगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एमनेस्टी इंडिया चाहता है कि कांग्रेस की सरकार इस कानून की भी समीक्षा करके इसे समाप्त कर दे, ताकि अब कर्नाटक में खुलेआम धर्मांतरण शुरू हो जाए। चौथा मुद्दा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की बात कहते हैं। एमनेस्टी इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही हिस्सा है और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों की दुकान चलाता है, और इसने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जो भी मांगे की हैं उसके पीछे मानव अधिकारों को ही आधार बनाया है। लेकिन इस एनजीओ का सच आप इन 3 बातों से समझ लीजिए। पहली बात, भारत में इस एनजीओ पर विदेशों से मिलने वाली फंडिंग में गड़बड़ी करने के आरोप हैं और सितंबर 2020 में ही जांच के डर से इस एनजीओ ने भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। दूसरा, इस एनजीओ पर भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप है, और तीसरा, इस एनजीओ का अमेरिका के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है और जॉर्ज सोरोस पर भारत को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं। यानी ये जो एनजीओ है ये भारत के खिलाफ काम करता रहा है पहले भी। सबसे बड़ी बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सलील शेट्टी 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे, वहां देखे गए थे, और अभी यही सलील शेट्टी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अब एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से उन्हीं सारी मांगों को लागू करने के लिए कहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये सारे तार आपस में जुड़े हैं। और ये बात हमने उसी दिन कह दी थी जब 13 मई को कर्नाटक के नतीजे आए थे। अब आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे आपको बताएगी, क्योंकि हाल ही में पूरी दुनिया में एक वीडियो वायरल हुआ
जिसमें पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जो है जिसे पेंटागन कहते हैं, उसके सामने एक बड़ा धमाका हुआ और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला भी दिया। लेकिन बाद में पता चला कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया था और एआई का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। यह तो हमने आपको दिखाया सना के दौरान, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जो फेक वीडियो बनाया गया एआई के जरिए। वो तस्वीर आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, देखिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस तस्वीर को देखेगा तो इसे तुरंत असली तस्वीर मान लेगा और दुनिया के ज्यादातर लोगों ने, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने, अखबारों ने, न्यूज चैनल्स ने भी इस तस्वीर को बिल्कुल सही मान लिया, जिसमें कहा गया था कि पेंटागन के ठीक सामने ये धमाका हुआ है और तस्वीर बिल्कुल असली लग रही है। यह अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है जिसे पेंटागन कहते हैं और इस तस्वीर को देखकर लगता है कि इस बिल्डिंग में कोई धमाका हुआ है जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। सच्चाई यह है कि यह तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई और 22 मई को पहली बार इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया गया, जिसे ब्लूमबर्ग फीड नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने रीट्वीट किया। सोचिए, एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल जिसमें ब्लू टिक लगा हुआ है, उसने इसे रीट्वीट किया और इसके बाद से यह तस्वीर वायरल हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई न्यूज चैनल्स ने भी इस तस्वीर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला दिया। इसका असर यह हुआ कि अमेरिका समेत कई देशों के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट आ गई। हालांकि बाद में पेंटागन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि यह तस्वीरें झूठी हैं और वहां कोई हमला नहीं हुआ है और ना ही कोई धमाका हुआ है। यह बात भी पता चली कि जिस ट्विटर हैंडल से यह तस्वीरें शेयर की गई थी वो ट्विटर हैंडल भी फेक था। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सोचिए, ये नए जमाने की चुनौतियां हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी के एक फोटोग्राफर ने वर्ल्ड फोटोग्राफी कंपटीशन में एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें भेज दी और उसने इन तस्वीरों की मदद से एक अवार्ड भी जीत लिया। हालांकि बाद में जब कुछ लोगों को इस बात का पता चला तो उसकी आलोचना शुरू हो गई, जिसके बाद उसने अपना अवार्ड वापस कर दिया। तो सोचिए, आजकल बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरें बना रहे हैं। वो तस्वीरें बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में इनाम भी जीत जाती हैं और बाद में पता चलता है कि ये तस्वीर तो किसी ने बनाई ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। और अब आप वो तस्वीरें देख ही रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करने की भी तस्वीरें आई थी, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही थी। ये तस्वीरें भी एआई की मदद से बनाई गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या वाकई में गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होती रही पूरी दुनिया में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखने में पहली नजर में आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें फेक हैं। ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई हैं। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें भी वायरल हुई जिनमें दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में बर्फबारी होती हुई दिखाई दे रही थी। लोग कह रहे थे कि कोलकाता में बर्फ पड़ रही है। इसी तरह लोगों ने कहा कि तस्वीरें ऐसी आई जिसमें दिल्ली में भी बर्फ पड़ रही है। ये एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं और ये बिल्कुल नेचुरल लगती है। इनमें असली और नकली का फर्क करना लगभग असंभव है। देखिए, ये कोलकाता की तस्वीर जहां बर्फ पड़ रही है, और अब इसके बाद देखिए दिल्ली में इंडिया गेट की तस्वीर। इसके बाद आपको इंडिया गेट की तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिएगा आप, इंडिया गेट की तस्वीर भी में आप देखेंगे कि इंडिया गेट पर भी बर्फ पड़ रही है। ये देखिए, ये इंडिया गेट है और यहां पर भी बर्फ पड़ रही है। ठीक इसी तरह चीन में एक व्यक्ति ने एआई की मदद से ट्रेन ब्लास्ट की एक झूठी खबर फैला दी, जिसके बाद लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगे। बाद में पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए न्यूज चैनल्स के माध्यम से यह स्पष्ट करना पड़ा कि यह फेक न्यूज थी। अब आप सोचिए यह खतरा कितना बड़ा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किस तरह देशों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।